हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसके मैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा। तो आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन में आराम से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ABC एनालिसिस इज यूज्ड इन CPM, PERT, इन्वेंट्री कंट्रोल या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, बेसिकली जो ABC एनालिसिस होता है वो कौन सा होता है, तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है, तो C करेक्ट आंसर है। अभी इन्वेंट्री कंट्रोल में ABC एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए 3 वर्ड है, आप यहाँ पे देख रहे हैं A, B और C। तो A जो है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो, उसके बाद B जो है सबसे कम कॉस्टली, और C जो है वो सबसे लेस आपका जो सबसे कम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस करते हैं। और इससे रिलेटेड एक चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सबसे लार्ज क्वांटिटी किसका रहता है, तो सबसे लार्ज क्वांटिटी ABC एनालिसिस में C जो है सबसे लार्ज क्वांटिटी में होता है और A जो है सबसे कम क्वांटिटी में होता है। ये क्वांटिटी और क्वालिटी का गेम है और ये आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में करते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे CPM और PERT देख रहे हैं, तो CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM जो है फर्स्ट टाइम एस्टिमेट होता है और जो PERT है वो आपका 3 टाइम या ट्रिपल एस्टिमेट होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी याद रखना है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि PERT analysis is based upon optimistic time, pessimistic time, most likely time या all of this। तो देखिए, PERT का मतलब क्या है, तो प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो PERT एनालिसिस जो है आपका किससे बेस्ड है, तो वो उसमें आपका तीनों टाइप के टाइम को डिस्कस किया जाता है। तो D करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैसिलिटी द लेआउट प्रेफर्ड प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप लेआउट या स्टैटिक लेआउट। तो क्या बोल रहा है, एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मतलब अलग अलग एरिया में तुरंत जाए, बार बार ऐसे ऐसे जो आपका प्रोडक्ट है वो जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे एंड करना है, तो ये बार बार अलग अलग इक्विपमेंट में जाना पड़े, तो उसको अवॉइड करने के लिए कौन सा जो आपका लेआउट है प्रेफर करेंगे, तो उसके केस हम प्रोसेस लेआउट को प्रेफर करते हैं। तो B करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट लेआउट है तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे कि ट्रक हो गए, बाइक हो गए, यहाँ पे बनाने के लिए हम प्रोडक्ट लेआउट यूज़ करते हैं। और स्टैटिक लेआउट जो है आपका स्टीम टरबाइन के केसेस में हम स्टैटिक लेआउट का यूज़ करते हैं। तो आपको आई होप कि आप प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले ही समझ चुके हैं कि ABC एनालिसिस विच क्लास ऑफ आइटम आर जनरली लार्ज इन नंबर, यानी कि कौन सा ABC में किसकी क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, A की, B की, C की या नन ऑफ दिस। तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी वो C रहेगी और जिसकी क्वालिटी सबसे ख़राब रहेगी वो भी C रहेगा। A जो है वो सबसे कम क्वांटिटी में रहता है पर इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये कर्व आप देख लीजिए यहाँ पे जो ABC एनालिसिस में, ये आपका C आइटम है, सबसे ज़्यादा नंबर में है, ये आपका A आइटम है और यहाँ पे आपका B आइटम रहता है। ये देखिए, ये आपका B आइटम सबसे कम क्वांटिटी है, उससे कम क्वांटिटी, और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंप्लेक्स मेथड इज द मेथड यूज फॉर वैल्यू एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग या क्यूइंग थ्योरी। तो देखिए, ये आपका SSC JEE का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सिंप्लेक्स मेथड जो पूछा गया था। तो बेसिकली आपका सिंप्लेक्स मेथड क्या है, तो वो आप लीनियर प्रोग्रामिंग करने के लिए उस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो C करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जॉब इवोल्यूशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द, यानी कि जो जॉब इवोल्यूशन जो मेथड यूज़ करते हैं उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब, वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब, या वर्थ ऑफ द मशीन, या वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। तो देखिए, बेसिकली हम जब जॉब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब पर्टिकुलर जॉब की बात करेंगे तो जॉब इवोल्यूशन में जो जॉब है वो क्या रहता है, तो वो हमको रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ जॉब, सिर्फ जॉब की एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो A करेक्ट आंसर हो गया। बहुत से लोग वैल्यू ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन करते हैं, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। ओवरऑल प्रोडक्शन हम कभी भी जॉब इवोल्यूशन में नहीं करते हैं, ये आपका प्लानिंग के अंदर में ये आता है, प्लानिंग ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू एनालिसिस हो रहा है, उसके लिए मीटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द रूटिंग फंक्शन इज अ प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन इज कंसर्न विद मैन पावर यूटिलाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मशीन यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल फ्लो
थ्रू आउट द प्लांट। तो देखिए रूटिंग क्या होता है, तो रूटिंग मतलब एक शेड्यूल बनाना जिसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो डिज़ाइन होता है वो किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन होता है आपका मैन पावर यूटिलाइजेशन से। किसी बुक में आपका मशीन यूटिलाइजेशन भी दिया है, तो एक केस में दोनों करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 5M पे काम करता है। 5M क्या होता है, तो 5M में आपका मैन पावर आता है, मशीन आता है, रिसोर्सेज आता है, मनी जिसको बोलते हैं, ऐसे ही 5 चीज़ें आती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है फैक्ट्री का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। फैक्ट्री एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसमें ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, यानी कि नन ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। बेसिकली आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस या वो खर्चा होता है जो कि सीधा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए बाइक बनाना है, अगर आप बाइक असेंबल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो बाइक के पार्ट्स होते हैं ना, शॉफ्ट हो गया या फिर आपका वॉल्स हो गया, जो अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, वो सारे पे जो खर्चा आएगा पार्ट्स के ऊपर में, वो जो एक्सपेंस है वो आपका ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। बाकी फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्ज हो गया, वो सभी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। सेलिंग यानी कि उसको जब आप कभी भी बाइक को रेडी होने के बाद में जब आप उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ प्रमोशन कॉस्ट देना पड़ेगा, वो आपका सेलिंग एक्सपेंस में आता है। और लास्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि पूरे कंपनी को या पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिसके ऊपर में भी कुछ कॉस्ट लगता है, वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वो कॉस्ट जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करे, वो आपका ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट या कॉम्बिनेशन लेआउट। तो देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोडक्ट लेआउट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रोसेस लेआउट किसके लिए, तो आपका वॉल्स हो गया या ब्लेड्स हो गया, ये सब चीज़ें जब आप बनाएंगे तो वो आपका प्रोसेस लेआउट में यूज़ होगा। और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट जो है वो किस में यूज़ होगा, तो वो आपका स्टीम टरबाइन में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टॉप 6 पिलर्स ऑफ रिटेलिंग है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये जो मैं आपका टॉप 5M और 5P के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे 4P है ये। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री, सेल्स, वेटिंग टाइम या प्रोडक्शन टाइम। तो देखिए जो क्वेइंग थ्योरी होता है वो किसके मतलब है, तो क्वेइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ वेटिंग टाइम, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि PERT मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो PERT जो है बेसिकली क्या है, सिंगल टाइम एस्टीमेट है, डबल टाइम एस्टीमेट है, ट्रिपल टाइम एस्टीमेट है या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो PERT है वो है ट्रिपल टाइम एस्टीमेट। यहाँ पे अगर बात होती CPM की, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड की, तो वो आपका सिंगल टाइम एस्टीमेट है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में या तो CPM आएगा या तो PERT आएगा, सिंगल या ट्रिपल। तो ये आपका क्या है, तो ये PERT का लाइन डायग्राम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए जिसमें आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ना पड़े, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन परेटो प्रिंसिपल, सिमुलेशन कैन बी यूज्ड इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखिए साइमुलेशन कभी भी इन्वेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है, ये साइमुलेशन जो है वो आपका मैनेजमेंट में होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो EOQ फॉर्मूला इग्नोर वेरिएशन ऑफ डिमांड पैटर्न, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ओनली ए, यानी कि ABC एनालिसिस जो है वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल में होता है, वो आपका परेटो प्रिंसिपल पे काम करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेल्स रेवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस जो है बेसिकली आपका ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है। और ये जो है आपका यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए ये क्या है, तो ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है। ये बेसिकली ये वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट होता है, ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो लॉस होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही ब्रेक इवन एनालिसिस बोला जाता है। इस पॉइंट में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको उतना ही पैसा रिटर्न में मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़
ए क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ मैक्सिमम स्लैक, मिनिमम स्लैक, जीरो स्लैक या एवरेज स्लैक। तो देखिए बेसिकली आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है उसमें कितना स्लैक होता है, तो उसमें हमारा जीरो स्लैक होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, एवरेज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस या एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए जब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। अभी हम डिस्कस करते हैं हम कि ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस ही क्यों है। देखिए जब आप कभी भी इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस कर्व की मदद से कितने आइटम को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 500। अगर आपको 5 लाख आइटम को आपको कर्व में बना करके बताना हो या 5 लाख आइटम का आपको एनालिसिस करना हो तो उस केस में आप ब्रेक इवन एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिर एक्यूरेट नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका प्रॉफिट हो रहा है और कब आपका लॉस हो रहा है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री का काम क्या है तो स्टील को निकालना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम क्या है तो बाइक को निकालना, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ एक स्पेसिफाइड जॉब को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ये सारे ही क्वालिटी होती है, उसमें क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके वर्कर होते हैं वो सिर्फ उसी काम को करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए आपका क्वालिटी जो है इंप्रूव होती है। मटेरियल वेस्टेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका लेबर होता है वो काफ़ी स्किल्ड होता है, तो सी भी करेक्ट, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। यह क्वेश्चन आपका किसमें, तो आरआरबी के जेई में, आरआरबी का जनरल नॉलेज का जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। क्वेश्चन क्या था कि एफडब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए पहले हम इन सारे चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम करता है, तो ये आपका मिलिट्री में काम करता है, मिलिट्री में, ओके, मिलिट्री। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत हाई रहता है। लाइन एंड स्टाफ हो गया तो ये आपका ऑटोमोबाइल में हो गया। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपका एफडब्ल्यू टेलर का करेक्ट आंसर है। लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों किस में काम करता है, तो ये तीनों काम करता है आपका स्टील इंडस्ट्री में। तो आई होप कि यू गेट द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माइक्रो मोशन स्टडी इज अ एनालिसिस ऑफ वन स्टेज ऑफ मोशन चार्ट, मोशन स्टडी व्हेन सीन ऑन अ टाइम चार्ट, सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू थर्बलिंग एंड देयर एनालिसिस, या इन लार्ज व्यू ऑफ मोशन स्टडी। तो देखिए बेसिकली आपका जो माइक्रो मोशन स्टडी होता है उसमें क्या होता है, तो इस सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन इनटू थर्बलिंग एंड देयर एनालिसिस, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वैल्यू एनालिसिस, ये वॉल लिखा गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। क्या है करेक्ट, क्या है आपका ये, तो करेक्ट है आपका वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस इज अ पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट व्हेन जॉबिंग वर्क इकोनॉमिक्स आर इन्वॉल्व, प्रोडक्शन इज ऑन लार्ज स्केल, ओनली फ्यू कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, या कॉस्टली इक्विपमेंट इज यूज्ड। तो देखिए जब कभी भी आप वैल्यू एनालिसिस कब करते हैं, वैल्यू का एनालिसिस, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब बेसिकली आपका इंजीनियरिंग में मनी होता है, वैल्यू मतलब ही मनी है। तो जब कभी भी आपको मनी का एनालिसिस करना है तो कब करेंगे, जब जो आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका काफ़ी लार्ज स्केल पे हो, क्योंकि स्मॉल स्केल पे रहेगा तो आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन जो है वो आपका हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तो जब कभी भी आपका प्रोडक्शन इज ऑन लार्ज स्केल आएगा दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द टाइप ऑफ लेआउट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बहुत अच्छे से पता रहेगा। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, या एनी वन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है आप मुझे ये नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल भी मिस ना हो और आप एक भी कोई वीडियो मिस ना करें। नीचे मैंने आपका आंसर की दिया है ताकि बाद में अगर आपको PDF से प्रिपरेशन करना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा